हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा आज का लेक्चर, राइट। तो इसका बोर्ड रिलेटेड जो पार्ट है वो बहुत ही कम है, मतलब इसका वेटेज बोर्ड में इतना ज़्यादा नहीं है, इसका वेटेज नीट और जेई में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाले टॉपिक को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, राइट। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि आप ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्लास 10th में, इसमें मैं आपको पूरा और ज़्यादा डिटेल्स में बताया जाएगा। अब क्या होता है, आपके पास कोई भी कंडक्टर में या रजिस्टर में रजिस्टर में जब आप क्या करते हैं, यहाँ पर मान के चलो एक रॉड लगाया गया है, दिस इज अ रॉड, रेजिस्टेंस रॉड, एंड इस रेजिस्टेंस रॉड को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। ये रहा आपके पास बैटरी, जिसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस रॉड हमने कनेक्ट किया। अब पॉइंट इज़ दैट कि जैसे ही बैटरी के क्रॉस में कनेक्ट किया तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहाँ से कहाँ पर, इधर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली मूव करेंगे। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी of electron is equal to its drift velocity। उससे ज़्यादा वेलोसिटी तो हो नहीं सकती, या हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा वेलोसिटी हो नहीं सकती। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन उस वेलोसिटी से गया और उसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, राइट। अब जब टाइम के साथ क्या होगा, कॉलिजन्स बढ़ेंगे, बिकॉज आपने क्या किया, यहाँ पर वोल्टेज जो यहाँ पर V0 है, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो आपके पास क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज। आपके पास फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स E V0 टाउ E m इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, मीन्स मोर इज़ द वोल्टेज मोर इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपने एक पर्टिकुलर वोल्टेज रखा और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी vd है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना आ जाएगा, हाफ m vd स्क्वायर। नाउ व्हाट दिस इलेक्ट्रॉन्स विल डू, ये इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स will collide with positive ions in metal। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपके पास जितने भी पॉजिटिव आयंस है, न्यूक्लियस है, उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, डेफिनेटली कोलाइड करेंगे। मतलब आप बोलेंगे सर मेटल के अंदर पॉजिटिव आयंस कहाँ से आए, देखो मान के चलो ये एक आपके पास एटम है जिसमें ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, न्यूक्लियस, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से घूम रहे हैं, और यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के चला गया है दूसरे एटम में। अब ऑब्वियस बात है, दिस इज़ योर फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये छोड़ के चला जाएगा, अपना जगह मूव करेगा, और जब ये छोड़ के चला जाएगा, ये वाला जो आपके पास पूरा का पूरा आयन है, ये कैसा आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव आयन बन जाएगा। टेम्पररी बनेगा बिकॉज यहाँ पर आपके पास दूसरे कोई एटम से इसका जगह लेने के लिए एक और फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा। इस एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन वो इधर ट्रैवल कर जाएगा,
तो ये टेम्परली पॉजिटिव आयन बनेगा। नाउ जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद पॉजिटिव आयन्स इन मैटर, तो आपके पास कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं रहता है। इनफैक्ट ये आयन्स भी रेस्ट पे नहीं रहते हैं। ये जो आपके पास पॉजिटिव आयन्स है वो वाइब्रेट करते रहते हैं अबाउट इट्स ओन पोजीशन। अगर मैं आपको बताऊं टेम्परेचर क्या होता है, वाई देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर, कोई भी बॉडी का टेम्परेचर क्यों होता है, व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर is due to vibration of atoms. More is the vibration, more is temperature. अब मतलब आपको ये बात समझाता हूँ, समझना। ये जो टेम्परेचर प्रॉपर्टी है, कोई भी ये मेटल की प्रॉपर्टी, आप बोलते हैं सर इस बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इस बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर होता क्या है? ये जो कोई भी बॉडी में अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? अब किसी के पास थोड़ी ना एक वॉल्ट है या एक स्टोर हाउस है कि एनर्जी को क्या करते हैं यहाँ पर कैप्चर करके रखते हैं। एनर्जी कहीं पर भी कैप्चर हो नहीं सकती है। तो ये जो आप बोलते हैं कि सर टेम्परेचर है क्या, ये जो प्रॉपर्टी है कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, वो है क्या, बेसिकली है क्या? आपको ऐसा लगता है कि कोई भी एक हॉट कप ऑफ टी में आप जब टच करते हैं तो आपको ज़्यादा गर्म लगता है, तो आप बोलते हैं सर ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर हाई है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप हॉट कप ऑफ टी को टच करते हैं तो उसका ऑलरेडी सरफेस मॉलिक्यूल ज़्यादा रेट से वाइब्रेट कर रहा होता है, बहुत हाई रेट से वाइब्रेट कर रहा होता है, और जब आप टच करते हैं वही वाइब्रेशन आपका फिंगर फील करता है। मतलब फोर्स लगता है, नथिंग एल्स बट फोर्स लगता है। फोर्स की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है आपके फिंगर को और आपको पेन होता है। जो गर्म लगता है इज़ नथिंग बट इट्स ए पेन, पेन ऑफ हॉटनेस। आप बोलते हैं कि सर दर्द हुआ, हमको जला, बॉडी क्या फील करता है? पेन ऑफ हॉटनेस फील करता है, क्योंकि आपने क्या किया है, वाइब्रेटिंग सरफेस को आपने टच करके उसको रोकने की कोशिश की, वाइब्रेशन को रोकने की कोशिश की, पर वाइब्रेशन इतना हाई था कि आपके फिंगर्स ने वो वाइब्रेशन का पेन फील किया, जिसको आप बोल देते हैं कि सर ये गर्म है। तो टेम्परेचर इज़ नथिंग, टेम्परेचर क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को बताने के लिए, एटॉमिक लेवल के वाइब्रेशन को बताने के लिए टेम्परेचर होता है। आप जो हीट एनर्जी देते हैं, कोई भी बॉडी को अगर आप हीट दिए, हीट इज़ नॉट द एनर्जी, हीट अगर आपने दिया तो वो कोई पार्ट में कन्वर्ट नहीं होती, वो एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो हमारे पास क्या होता है, मोर इज़ द वाइब्रेशन, मोर इज़ द टेम्परेचर। तो अब हम अपने स्टोरी में आते हैं। ये टेम्परेचर का स्टोरी बहुत लंबा है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करते हैं, पॉजिटिव आयन विल वाइब्रेट and with increase in number of collision, मतलब बरोबर अगर वो कोलाइड करते रहे तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन will increase and hence temperature of resistor increases। अब आप ये बात समझना। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया एक बार तो ठीक है, अब जैसे ही बरोबर आप कोलाइड करवाते रहेंगे तो पॉजिटिव आयन को एनर्जी मिलता रहेगा, और एनर्जी मिलता रहेगा
तो वो क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, और वो जब वाइब्रेट करता रहेगा तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और मोर इज़ द एम्पलीट्यूड मोर इज़ द टेम्परेचर। वाइब्रेशन ज़्यादा हुआ तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिकॉज ऑफ दिस करंट का क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। दैट इम्प्लाइज ऑल द काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन में जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और ये काइनेटिक एनर्जी कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये बैटरी दे रहा है, ये बैटरी दे रहा है, और कोई नहीं दे रहा, ये बैटरी ही दे रहा है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हीट एनर्जी निकालने की कोशिश करता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि इसमें हीट एनर्जी कितनी आई, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, बिकॉज बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, बैटरी के पास पोटेंशियल है। तो बैटरी ने क्या किया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस साइड में जो इलेक्ट्रॉन है इसका पोटेंशियल राइज कर दिया। जो आपके पास एक एंड का इलेक्ट्रॉन, राइट साइड का जो इलेक्ट्रॉन है उसका पोटेंशियल बैटरी ने राइज कर दिया है। और जैसे ही बैटरी ने पोटेंशियल राइज किया, वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। लेट्स सी क्या हुआ है, आपको समझाता हूँ, पूरा स्टोरी आपको समझाया जाएगा। देखो तो इस साइड में जो आपके पास बैटरी है, ये जो बैटरी यहाँ पर लगाया गया है, इसने क्या किया, इधर जो साइड में इलेक्ट्रॉन है, इस साइड में जो चार्जेस है, इसका पोटेंशियल राइज कर दिया। और इलेक्ट्रॉन का जब पोटेंशियल राइज कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है, U इक्वल्स Q इंटू वी नॉट। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस, तो Q की वैल्यू डालते हुए वैल्यू है माइनस ई वी नॉट। नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ऑल पोटेंशियल एनर्जी, जितनी एनर्जी राइज हुई है, सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय चार्जेस इक्वल्स ई वी नॉट, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। एंड आप E को क्या लिख सकते हैं, या चार्ज, E इज चार्ज, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। तो आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, VIT। और यही सारी काइनेटिक एनर्जी किसको मिली है, यही सारी काइनेटिक एनर्जी किसको मिली है, मेटल आयंस को मिली है जो कोलाइड कर रहा है। तो आपके पास क्या हो गया, टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ VIT, राइट। और यही चीज़ आप पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, V इज इक्वल टू IR, तो I स्क्वायर RT, दिस इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये आप पढ़े थे, जिसको मैंने मैथमेटिकली प्रूफ किया है और पूरा स्टोरी आपको समझाया है कि चार्ज आपके पास हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V नॉट स्क्वायर बाय R इंटू T। इस तरीके से आपके पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बनता है, राइट। तो ये हीटिंग इफेक्ट को मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। हम एक वीडियो से समझेंगे कि हीटिंग इफेक्ट वाला पार्ट जो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर एक वीडियो है, उससे मैं आपको समझाता हूँ इसका हीटिंग इफेक्ट वाला पार्ट जो समझाया था। ये देखिए आपके पास ये एक कोई भी कॉपर वायर इधर दिया हुआ है। हार्डली ये कॉपर वायर क्या होता है, इसमें कम रेजिस्टेंस होते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये देखो इजीली पास कर रहा है। ये एक रजिस्टर वायर नहीं है, ये जनरली बिना रजिस्टर का वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलिजन आपके पास यहाँ पर कम होता है। देखो ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन कैसे बने हैं, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये अपने आयन को, फ्री इलेक्ट्रॉन आयन को छोड़ दे रहा है, उसकी जगह कोई और ले रहा है, राइट। पूरा पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, पॉजिटिव आयन टेम्परेरी बना है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्रीली पास हो सकता है।
तो इसलिए इसके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कम होते हैं, एंड कॉपर वायर में हीट आपके पास लेस जनरेट होती है, राइट। बट हमारे पास आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है, पर हमारे पास जो रजिस्टर वायर होता है वो बेसिकली नाइक्रोम वायर होता है, राइट, निकल और क्रोमियम का कम्बिनेशन। अब निकल और क्रोमियम के कम्बिनेशन में यहाँ पर एक बॉन्ड होता है, जिस वजह से जब इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड के साथ टकराते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हैवी वाइब्रेशन होता है, देखो। तो इसलिए क्या होता है, नाइक्रोम वायर में आपके पास ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और नाइक्रोम वायर में आपके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होता है। और आपको हीटिंग इफेक्ट का मतलब यहाँ से तो समझ में आ गया होगा, हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पर कंपैरिजन है कि यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट कम है बिकॉज इधर रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पा रहे हैं, इधर रेजिस्टेंस कम है और हीटिंग इफेक्ट इसलिए कम है, इसमें वाइब्रेशन कम हो रहा है। पर यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है, और यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा क्यों है, बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पर वाइब्रेशंस आपके पास क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, कॉलिजन्स ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स अपना काइनेटिक एनर्जी किसको दे दे रहा है, इसके वाइब्रेशनल एनर्जी को दे दे रहा है, और टेम्परेचर बॉडी का क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है। सो इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, समझना। दिस हीटिंग इफेक्ट में, इफ द सर्किट is purely resistive, then all energy is converted into heat energy. मतलब आपके पास अगर प्योरली पूरा रेजिस्टिव सर्किट है, जैसे आपके पास क्या हुआ, गीज़र हुआ, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, राइट, ये सारी चीज़ आपके पास क्या है, इनको खाली हीटिंग चाहिए, तो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ना अगर आपको हीटिंग नहीं चाहिए और कोई पर्पस है, जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर, राइट, ना इफ the circuit serves some other purpose like electric motor, then certain part of energy is converted into heat energy, and remaining part gives desired output. कुछ पार्ट आपके पास हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट आपके पास क्या होता है, जो आउटपुट हमको चाहिए उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास करंट का इफेक्ट था, हीटिंग इफेक्ट था, राइट। सो नेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर। अब जैसे हीट एनर्जी पढ़ ली है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हीट एनर्जी स्पेंट बाय द सोर्स पर यूनिट टाइम, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर जब आप हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, सीधा सीधा डिफाइन करते हैं, पावर इक्वल्स एनर्जी स्पेंट by source
पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। पर यूनिट टाइम में सोर्स कितना एनर्जी क्या करता है, स्पेंड करता है, और इसकी यूनिट हमारे पास होती है वाट। तो पावर में जैसे एनर्जी स्पेंड हमारे पास कितना होगा, सेम VIT, और टाइम अगर आपके पास T लगा लेते हैं तो पावर आपके पास क्या हो जाता है, V/I हो जाता है। या आप यहाँ पर इसको I²R बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं V²/R। तो ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का। कोई भी सर्किट में आपके पास जो जितनी एनर्जी आपके पास सोर्स खर्चा करता है, किसके ऊपर, सर्किट के ऊपर, सर्किट के डिवाइसेस के ऊपर। सर्किट में अगर मोटर लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, पावर कैसे भी स्पेंड की जा रही है, एनर्जी कैसे भी स्पेंड की जा रही है, इसको मतलब नहीं है। सोर्स को मतलब नहीं है कि एनर्जी भाई कैसे स्पेंड हो रही है। सोर्स बोलता है कि भाई हम एनर्जी खर्चा कर रहे हैं, बस कौन से फॉर्मेट में खर्चा कर रहे हैं उसको मतलब नहीं है। तो एनर्जी इतनी खर्चा हो रही है, V²/R, वही आपके पास सर्किट का क्या होता है, पावर होता है, राइट। नाउ आपके पास पावर की यूनिट आपके पास वाट होती है। नाउ डोमेस्टिक यूनिट जो आप यहाँ पर मेज़र करते हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी मेज़र करते हैं, बेसिकली आप एनर्जी कंजप्शन जो मेज़र करते हैं वो आपको पता है वो kWh होती है। उस बेसिस पे वो तो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि बेसिकली वो बात आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो आगे बढ़ाना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर एक नया कंसेप्ट है, पावर रेटिंग। आप अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर देखेंगे, एवरी इंस्ट्रूमेंट, एवरी इलेक्ट्रिकल गैजेट, आपके फ़ोन के चार्जर से लेकर लैपटॉप के चार्जर तक, इलेक्ट्रिक बल्ब तक, सब में एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट comes with a rating which specifies power of instrument। दो चीज़ स्पेसिफाई करता है, वो बताता हूँ। पहला है आपके पास पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड दूसरा चीज़ क्या है, एंड द मैक्सिमम वोल्टेज that should be applied across it। ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग पावर रेटिंग बोलते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब मान के चलो आप बोलते हैं सर मार्केट में जाते हैं, हम बोलते हैं सर हमको 100 वाट का बल्ब दो, या 50 वाट का, 40 वाट का, 80 वाट का बल्ब दो। जब आप बोलते हैं बल्ब कितना है, 80 वाट है, आप उसमें साइड में देखेंगे ऐसे भी लिखा होगा 220 वोल्ट। इसको पावर रेटिंग बोलते हैं। 80 वाट, 220 वोल्ट, इसको पावर रेटिंग बोलते हैं। ये दोनों साथ में स्पेसिफाई करता है कि भाई आप वो 80 वाट के बल्ब के अक्रॉस में 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज मत देना। इफ वोल्टेज एक्सीड्स 220 वोल्ट, बल्ब विल फ्यूज, ख़त्म, सब चीज़ ख़राब हो जाएगा। अगर जो स्पेसिफाइड रेटिंग है उससे ज़्यादा आपने अगर दिया, पावर रेटिंग से ऊपर दिया, वो डिवाइस ख़राब हो जाएगा। तो ये है पावर रेटिंग का मतलब। पावर रेटिंग दो चीज़ देता है, पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो कितना पावर लेगा सोर्स से, क्या सोर्स 80 वाट का है, क्या सोर्स उतना पावर उसको दे सकता है, और मैक्सिमम वोल्टेज दैट शुड बी अप्लाइड अक्रॉस इट। बस ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, राइट।
नाउ पावर कंजप्शन इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर दो केस आता है, आपको दोनों केस बताऊंगा। सबसे पहले केस 1, लेट वी हैव 3 डिवाइसेस जिसकी पावर रेटिंग मैं आपको बताता हूँ। डिवाइस 1 पावर रेटिंग आपके पास उसकी है P1, V। डिवाइस 2 इसकी पावर रेटिंग है, देखो सबका वोल्टेज अक्रॉस देम मैंने यहाँ पर सेम रखा है। एंड डिवाइस 3 इसकी पावर रेटिंग भी आपके पास P3V। देखो ये जो पावर तीनों का भले ही अलग अलग हो, पर वोल्टेज तीनों का यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है, समान रखा हुआ है, जिसके अक्रॉस में वो कनेक्ट होंगे मैक्सिमम वोल्टेज। इनफैक्ट जब मैंने इधर सर्किट डायग्राम बनाया 3 डिवाइस का, डिवाइस 1, डिवाइस 2 एंड डिवाइस 3, और इन तीनों को मैंने सेम वोल्टेज से कनेक्ट किया सीरीज़ में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन इसी को ही बोलते हैं। तीनों को मैंने सेम V वोल्ट से कनेक्ट किया, मतलब तीनों डिवाइस के आपके पास पावर रेटिंग क्या थी, ये आपके पास P1, V, ये P2, V एंड P3, V। ऐसा है तीनों डिवाइस की पावर रेटिंग। अब मुझे जानना है कि सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हुआ। ना पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हुआ, ये पावर रेटिंग है P1V। इसका मतलब थोड़ी ना है इसके अक्रॉस में V वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, टोटल V है, समझना, टोटल V है, इसके अक्रॉस में V ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसके अक्रॉस में V से कम ड्रॉप हो रहा है भाई। इधर आपके पास V1, इधर आपके पास V2, इधर आपके पास V3, ऐसा ड्रॉप हो रहा है। वेयर V1 या V2 या V3 इज़ लेस देन V। क्यों? आपने टोटल V दिया हुआ है, तो इन तीनों को ऐड करोगे तब V आएगा, राइट। अच्छा, अब आपको ये समझना है कि हम सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हुआ कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे सर P1 + P2 + P3 आप उसको ऐड कर दो। नहीं, क्या ये डिवाइस क्या P1 पावर ये ले रहा होगा? ये P1, ये वाला जो डिवाइस है ये P1 कब लेता? ये डिवाइस P1 तब लेता जब आप सिर्फ और सिर्फ इस डिवाइस को, सिर्फ इसी डिवाइस को V के अक्रॉस में कनेक्ट करते, देन पावर consumed by device 1 is P1। अगर सिर्फ और सिर्फ किसके अक्रॉस में कन्वर्ट करते, V के अक्रॉस में, सिर्फ एक ही डिवाइस को। अब आपने तो सीरीज़ में रख दिया है, वो भी V के अक्रॉस में, इसका मतलब ये P1 ले रहा होगा या P1 से कम ले रहा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये P1 से कम ही ले रहा होगा, बिकॉज अगर खाली V के अक्रॉस में एक रखते तो पावर P1 ले रहा है, अब उसके साथ में और 2 लगा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी तो स्प्लिट हो जाएगा, तीनों में एनर्जी स्प्लिट हो जाएगा। तो ये डिवाइस का जो पावर है आपके पास ऑब्वियसली P1 से कम ये पावर ले रहा होगा, इसका मतलब ये कम ग्लो करेगा। अगर ये बल्ब है तो बल्ब कम ग्लो करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस केस, वन सिंगल केस। ये अगर आपके पास P1V है, P1, V इसकी पावर रेटिंग ऐसी दी मैंने, तो ये वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर यहाँ पर बल्ब है, ये वाला ज़्यादा ग्लो करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस केस, बिकॉज यहाँ पर सारी एनर्जी एक बल्ब को मिल रही है, बिकॉज आपने सेम V रखा हुआ है, और यहाँ पर वही V की एनर्जी तीनों में क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर सर्किट का टोटल कितना पावर कंज्यूम होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, मैं पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। मैं ये बोल देता हूँ R इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, पावर इक्वल्स V इंटू सर्किट करंट I, ऐसा बोल सकता हूँ। मतलब अगर ये भी कर दूँ तो काम हो जाएगा।
यहाँ पर सर्किट करंट आई निकाल लेता हूँ, तो पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू आई। आई कैसे निकालेंगे हम लोग? आई इक्वल्स V बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट इक्वल्स रेजिस्टेंस ऑफ 1 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ 2 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ 3। चलो रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 1, पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्या होगा? V स्क्वायर, बिकॉज आपको ये पता है P ये V स्क्वायर बाय P1, आपको ये बात पता है P1 इक्वल्स V स्क्वायर बाय R1। सिमिलरली R2 equals V square by P2 and R3 equals V square by P3। राइट, तो ये इस तरीके से आपके पास 3 रजिस्टर्स है, R1, R2 एंड R3। तो आप यहाँ पर आगे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि पावर कंज्यूम्ड, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट P इक्वल्स V I, और I आप यहाँ पर निकाल चुके हैं। V टाइम्स ऑफ I की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? I इक्वल्स आपके पास V बाय आर इक्विवेलेंट, तो इंटू V बाय आर इक्विवेलेंट आपके पास में R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी, कैसे निकलेगी? V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2 प्लस V स्क्वायर बाय P3। तो आर इक्विवेलेंट देख लो, V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2 प्लस V स्क्वायर बाय P3। तो आपके पास आ गया 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा वाला फार्मूला बनते हुए दिखाई दे रहा है कि पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट, 1 बाय पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3। ये जो फार्मूला आया है उसकी कंडीशन भी याद रखो, ये हमेशा नहीं आएगा। ये जो फार्मूला बनता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन आता है देखकर यही फार्मूला लगाते हैं, नहीं, कंडीशन याद रखो, केस याद रखो। केस ये बोल रहा है तीनों डिवाइस का जो वोल्टेज सोर्स है वो सेम होना चाहिए, V एंड V मैक्सिमम वोल्टेज, और तीनों डिवाइस को आप किस में कनेक्ट करेंगे? वही वोल्टेज V में कनेक्ट करेंगे, तब जाके फार्मूला ये बनेगा, नहीं तो ये वाला फार्मूला नहीं बनने वाला है। ये वाला फार्मूला कभी नहीं बनेगा। फिर आपके पास पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, तभी जाके ये वाला फार्मूला बनेगा। अगर आपके पास क्या होता, आपके पास तीनों डिवाइस, जैसे केस 2 लेता हूँ मैं, ये तो सीरीज़ में आपने केस 1 वाला पार्ट ले लिया जो एकदम सिंपल था, यहाँ पर केस 2 वाला पार्ट लेता हूँ। केस 2 में आपके पास क्या है? डिवाइस 1 पावर रेटिंग आपके पास क्या है? P1 V1। डिवाइस 2 पावर रेटिंग है आपके पास P2 V2। डिवाइस 3 पावर रेटिंग आपके पास है P3 V3। इस तरीके की पावर रेटिंग है तीनों डिवाइसेस की, राइट। और आपने क्या किया है, ये 3 डिवाइस को सीरीज़ में लगाया है लाइक दिस, एक और वोल्टेज सोर्स के अगेंस्ट में। जो कि वैल्यू जिसका V है। तो दिस इज़ योर P1 V1 पावर रेटिंग, इसकी पावर रेटिंग P2 V2 एंड P3 V3, ऐसे लगाया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, अब आप यहाँ बोलेंगे सर ठीक है करंट आई जा रहा है, पावर कंज्यूम बाय द सर्किट इक्वल्स VI। अब I कैसे निकालेंगे?
I इक्वल्स V बाय R इक्विवेलेंट। तो पावर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर पावर की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट। बस खाली R इक्विवेलेंट निकालना है। तो वापस से यहाँ जब R1 निकालेंगे दैट इज़ V1 स्क्वायर बाय P1, R2 स्क्वायर निकालेंगे, R2 निकालेंगे दिस इज़ V2 स्क्वायर बाय P2 एंड R3 निकालेंगे दिस इज़ V3 स्क्वायर बाय P3। तो यहाँ R इक्विवेलेंट आपके पास आ रहा है V1 स्क्वायर बाय P1 प्लस V2 स्क्वायर बाय P2 प्लस V3 स्क्वायर बाय P3। तो जब आप यहाँ पावर निकालेंगे वो V कटने वाला नहीं है। P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर बाय P1 प्लस V2 स्क्वायर बाय P2 प्लस V3 स्क्वायर बाय P3। तो यहाँ पर जैसे कट कर फॉर्मूला बन रहा था, यहाँ पर ऐसे ये वाला कैंसल आउट होने वाला नहीं है। तो जब ये कैंसल आउट होने वाला नहीं है तो आपके पास ऐसे केसेस में फॉर्मूले नहीं बनेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इक्वल्स 1/P, ये कौन से केस में लगेगा वो याद रखें। जब आपके पास पावर रेटिंग सबकी अलग अलग है, इसका मतलब सबका वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज आपके पास अलग अलग है, तब आप यहाँ पर सीधा सीधा नहीं अप्लाई कर सकते। आंसर आपके पास गलत हो जाएगा। अगर आप सीधा सीधा यहाँ पर अप्लाई किए, पूरा आंसर आपके पास गलत आ जाएगा, राइट। ठीक है ना। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ये वाले पार्ट में। जब हम ये वाला केस तो रियली हम लोग देखेंगे, इसी वाले केस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सी, तो यहाँ पर जब आपने तीनों रखा, पावर सोर्स रखा P1 P2 P3, तो सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन ग्लो करेगा? सबसे ज़्यादा ब्राइट वही ग्लो करेगा जिसके अक्रॉस में सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही सबसे ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो हम ये वाला केस में बताते हैं। तो आपके पास पहला सवाल ये रहेगा, व्हिच डिवाइस विल कंज्यूम मोर पावर? आपका सवाल ये है, कौन सा डिवाइस ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा? अब एकदम सिंपल बात है, निकाल लो कौन सा डिवाइस ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। बिकॉज P1 डैश इक्वल्स, उसमें से करंट कितना जा रहा है, I स्क्वायर R1। I स्क्वायर, I की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाले हैं। I की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, I इज इक्वल टू V स्क्वायर V बाय R इक्विवेलेंट, राइट। V बाय R इक्विवेलेंट इधर I की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपके पास जो मैं आपको वैल्यू बताने जा रहा हूँ, R1 यहाँ पर डालना है। I की वैल्यू आपके पास इक्विवेलेंट पावर, यहाँ पर I इज़ इक्वल टू, आप ये यूज़ कर सकते हैं, I इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट पावर बाय V। तो I स्क्वायर है P स्क्वायर बाय V स्क्वायर एंड R1 की वैल्यू आपके पास क्या है, R1 की वैल्यू देखो, R1 हम लोगों ने क्या निकाला है, V स्क्वायर बाय P1, V स्क्वायर बाय P1। तो P स्क्वायर सबके लिए सेम है क्योंकि ये तो टोटल पावर कंज्यूम बाय द सर्किट है। तो सिमिलरली पावर कंज्यूम बाय सेकेंड डिवाइस P स्क्वायर बाय P2 एंड पावर कंज्यूम बाय द थर्ड डिवाइस is equal to P square by P3. तो this implies less is wattage rating, मतलब आपके पास पावर की वैल्यू, more power it consumes in series। ये मतलब समझ में आया है? आपके पास तीनों में से
जिसकी लेस पावर रेटिंग पावर की वैल्यू है, मतलब P1 P2 P3 में से जो सबसे छोटा है वो सीरीज़ में सबसे ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा या ज़्यादा पावर वो कंज्यूम करेगा। जो सबसे छोटा पावर जिसका है, P की वैल्यू सबसे छोटी जिसकी है, वो सबसे ज़्यादा आपके पास क्या करेगा, पावर कंज्यूम करेगा, राइट। एंड जो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा एंड इट हैज़ मोर चांसेस टू गेट फ्यूज्ड, ख़राब होने के चांसेस इसी के सबसे ज़्यादा हैं सीरीज़ में। जिसके जो सबसे कम पावर कंज्यूम करता है उसी के ही सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ख़राब होने के सीरीज़ में। सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है उसी के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ख़राब होने के। तो ऑब्वियस ही बात है, जो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो उसी के चांसेस ज़्यादा ही होंगे ख़राब होने के, राइट। तो ये आपके पास पूरा स्टोरी है किसके बारे में, सीरीज़ कम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में दो केस है, दोनों केस को ध्यान में रखना। डायरेक्टली ऐसा मत बोलते ना सर पढ़ाएं एक फॉर्मूला पढ़ाएं 1/p = 1/p1 + 1/p2 + 1/p3। सर ऐसा कुछ नहीं पढ़ाएं, सर ने इम्पॉर्टेंट केस बताया है कि ये दो केस हैं। अगर आपके पास ऐसा होता है तब जाके आप ये फॉर्मूला लगाइए, अगर नहीं होता है तो पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज़ ये आपके पास इस तरीके से निकलेगा, इधर जो बताया गया है। इसके लिए फिर कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ऐसे ही निकलेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये तो सीरीज़ कनेक्शन था। अब वापस से देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसमें भी आपके पास दो कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले देखते हैं केस 1 वाला कॉम्बिनेशन। 3 डिवाइस है जिनका पावर रेटिंग आपके पास ऊपर वाले के जैसा ही है। एग्जैक्टली पावर रेटिंग इसका जैसा था, हम वैसा ही लेंगे। ये जो तीनों डिवाइस का पावर रेटिंग था, ये जो केस 1 में हम तीनों लिए थे, दो केस वैसे ही बनेंगे सीरीज़ और पैरेलल में। डिवाइस 1, डिवाइस 2 एंड डिवाइस 3, इसी तरीके का पावर रेटिंग हम लोग लेंगे। ठीक है, तो आगे देखें। अब ये तीनों डिवाइस को हम किस में डालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डालेंगे। डालिए 1, 2 एंड 3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डालकर तीनों को सेम वोल्टेज सोर्स के अगेंस्ट में लगाएंगे V, राइट। अब यहाँ पर तो इसको भी P1V, P2V एंड P3V, सबके अक्रॉस में वोल्टेज तो सेम ही आ रहा है। मतलब P1 को भी V वोल्टेज चाहिए, P2 को भी V वोल्टेज मिला, P3 को भी क्या मिला, V वोल्टेज मिला। सबका तो सेम ही आ रहा V वोल्टेज। तो हम लोग यहाँ पर पावर कंज्यूम बाय सर्किट निकाल लें। सेम पावर कंज्यूम बाय द सर्किट इक्वल्स P इक्वल्स VI। व्हाट इज़ I? I इज़ दिस करंट। अब ये कैसे निकालें? आप बोलेंगे सर यहाँ पर I है, यहाँ जा रहा है I1, यहाँ जा रहा है I2 एंड दिस इज I3। सो I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 I2 I3 तो मिल ही जाएगा, बिकॉज आपके पास रेजिस्टेंस R1, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में लास्ट वाले पार्ट में निकाल चुके थे, R1 इक्वल्स V² बाय P1, R2 इक्वल्स V² बाय P2 एंड R3 इक्वल्स V² बाय P3। तो जब रजिस्टर पता है और ये दोनों पॉइंट A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप भी आपको पता है V है, तो व्हाट इज़ करंट I1? I1 इक्वल्स VAB बाय R1 which is V डिवाइडेड बाय
v square by p1, which is p1 by v. Similarly, I2 equals p2 by v and I3 equals p3 by v. पुट कर दो, I की वैल्यू आपके पास आ रही है p1 प्लस p2 प्लस p3 बाई v, सबका बाई v है. अब टोटल पावर कंज्यूम्ड इक्वल्स v टाइम्स ऑफ p1 प्लस p2 प्लस p3 बाई v. तो पैरेलल में पावर सिंपली ऐड हो जाता है. और कंडीशन याद रहे, सारे डिवाइसेस का वोल्टेज आपके पास सेम रहना चाहिए और वो सेम वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए. तभी जाके आपके पास ये वाला फॉर्मूला बनता है कि P इक्वल्स P1 प्लस P2 प्लस P3, राइट. तो अब इधर अगर मैं पूछूं, सेम सवाल आपसे पूछूं कि which device will consume more power. अब आप देख सकते हैं कि सभी डिवाइस तो V सोर्स के अक्रॉस में कनेक्टेड है, मतलब सब अपने पावर रेटिंग के अक्रॉस में कनेक्टेड है. यहाँ पर P1 डैश की वैल्यू अगर आप बोलेंगे P1 डैश इक्वल्स P1 इक्वल्स जितना उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है मल्टीप्लाइड बाय उसमें से जितना करंट जा रहा है. या आप डायरेक्ट बोलेंगे सर I1 स्क्वायर इंटू R1 करके देखो, आपके पास I1 स्क्वायर इंटू R1 करोगे वैल्यू वही आएगी. I1 स्क्वायर इंटू R1 करोगे वैल्यू वही आएगी, बिकॉज I1 स्क्वायर इक्वल्स P1 स्क्वायर बाई V स्क्वायर एंड R1 इक्वल्स V स्क्वायर बाई P1. आंसर वही P1 आएगा. सेम P2 डैश इक्वल्स P2 एंड P3 डैश इक्वल्स P3. तो इस केस में आपके पास क्या होता है, डिवाइस विथ मोर wattage rating will consume more power. खत्म. और इसमें एंड इट हैज़ मोर चांसेस ऑफ गेटिंग फ्यूज्ड. इसलिए आपके पास क्या होता है, घर में जितने भी कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन है. क्यों? बिकॉज आपके पास जो कम रेटिंग वाला जो डिवाइसेस है, जैसे मोबाइल का चार्जर हुआ, छोटा बल्ब हुआ, वो फ्यूज़ ना हो. पहले कौन फ्यूज़ हो, किसका ज़्यादा चांस ऑफ फ्यूज़ होने का? AC, गीज़र, वॉशिंग मशीन. तो इनका फ्यूज़ होने का चांसेस ज़्यादा हो और कम चांसेस किसका हो? ऐसे मोबाइल हुआ, चार्जर हुआ, ये सब कम इनके चांसेस कम. इसलिए आपके पास क्या होते हैं कि सारे कनेक्शंस को कैसे रखा जाता है, डोमेस्टिक कनेक्शंस को कैसे रखा जाता है, पैरेलल में रखा जाता है कि इजीली इतने छोटे मोटे डिवाइस तो फ्यूज़ ना हो जाए. ऐसा आपका मूड हुआ, आज आपने चार्जर लगाया और चार्जर फ्यूज़ हो गया, मतलब ऐसा तो डेली होगा फिर, राइट. तो इनके चांसेस होते ही नहीं हैं. इसलिए सारे कनेक्शंस, होम कनेक्शंस किस में दिए जाते हैं? पैरेलल कनेक्शन में दिए जाते हैं, राइट. नाउ इसमें केस 2 क्या होगा? केस 2 इसमें एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा ऊपर वाले पार्ट में हुआ था. आपको अलग अलग करके निकालना पड़ेगा. मतलब केस 2 में जैसे यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डिवाइसेस को जो कॉपी पेस्ट करके ले रहे हैं, यहाँ पर रखता हूँ केस 2 पैरेलल में, ठीक है. तो एग्जैक्टली वही है, बस हम यहाँ पर कनेक्शन 3 कनेक्शन अलग अलग देंगे पावर रेटिंग के लिए.
और इन तीनों को कनेक्ट किए V वोल्टेज से। दिस आर P1, V1, P2, V2 एंड P3, V3 ऐसा दिया। तो मुझे जानना है, अब वापस से रेजिस्टेंस यहाँ पर निकाल लेता हूँ। R1 इक्वल्स V1 स्क्वायर बाय P1, R2 इक्वल्स V2 स्क्वायर बाय P2 एंड R3 इक्वल्स V3 स्क्वायर बाय P3। तो वापस से वही स्टोरी है, यहाँ से I करंट जा रहा है, यहाँ पर स्प्लिट हुआ I1, I2 एंड I3 में। तो I1 इक्वल्स V बाय R1, वही तो पूरा स्टोरी रहेगा। तो V बाय R1 की वैल्यू V P1 बाय V1 स्क्वायर, कटेगा नहीं है। तो I2 की वैल्यू V P2 बाय V2 स्क्वायर एंड I3 इक्वल्स V P3 बाय V3 स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज इक्वल टू VI, दैट इज़ आप यहाँ पर ऐड करेंगे V स्क्वायर P1 बाय V1 स्क्वायर प्लस P2 बाय V2 स्क्वायर प्लस P3 बाय V3 स्क्वायर, ये कटेगा नहीं। तो इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता ये वाले पार्ट में, राइट। ओके, तो ये था आपके पास सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन।